सर्दियों में सामान्यतः मुख्य रूप से जो कॉमन कोल्ड जो होता है वो मेनली जो है वो राइनो वायरस के द्वारा होता है और इसके कारण जो है गले में खराश, नाक बहना, आँख लाल हो जाना, इस तरह का समस्या जो है अभी सर्दी के टाइम में कॉमनली मैक्सिमम लोगों को हो रहा है। और ये जो है बीमारी तो ये कुछ दिनों के बाद 2 से 3 दिन का ये रहता है और सही हो जाता है। तो जानते हैं इसके बारे में कि इसका क्या ड्यूरेशन है, किस तरह से इसका समाधान किया जाता है। डॉक्टर अरुण के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या इसका समाधान है। थैंक यू डॉक्टर चंदन। जैसा कि आपने बताया कि ये जनरली वायरल होता है और आप बहुत ही सही हैं। ये सेल्फ रिजॉल्वेबल है, सेल्फ ट्रीटेबल है, सेल्फ एब्जॉर्बेबल है, ये अपने आप भी ठीक हो जाता है। और आपने जो लक्षण बताया कि आँख लाल हो जाना, छींक आना, खांसी आना, कॉमन कोल्ड भी बोलते हैं इसको, फ्लू लाइक सिम्टम भी जल्दी बोल सकते हैं। दीज आर द फ्लू लाइक सिम्टम, बहुत ही कॉमन टर्म है। कोरोना के टाइम में भी हमने इससे का बहुत बार यूज किया कि ये फ्लू लाइक है और ये खत्म हो जाएगा, जो सिंपल फ्लू होता है। फ्लू का मतलब ही है आँख लाल, स्नीजिंग, कफ, फीवर। तो इसे जनरली हम लोग आम चाल में बोलते हैं कि इससे ठंडा लग गया है, कि ठंड मार दिया है, जो जनरली हम लोग शब्दों का यूज करते हैं। और ये वायरल और बैक्टीरियल दोनों हो सकता है। जनरली देखा गया कभी-कभी कि जो इंडिया में कॉमनली एजिथ्रोमाइसिन या ऑफ्लॉक्सासिन की वजह से हम लोग देते हैं। जनरली वायरल में तो नहीं काम करता है, लेकिन कभी-कभी कुछ चीज़ों में देखा गया कि सेकेंडरीली ये बैक्टीरियल इन्वॉल्वमेंट होता है और ये एंटीबायोटिक काम कर जाता है। तो एजिथ्रोमाइसिन चूँकि अगर कफ है तो उसमें भी काम करता है, ऑफ्लॉक्सासिन देते हैं तो रेस्पिरेटरी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ड्रग ऑफ चॉइस है। सो ये कहना कि एंटीबायोटिक एकदम से काम नहीं करता है, ये गलत है। अपार्ट फ्रॉम दैट सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम लोग पैरासिटामोल, डायलोना या जो है हम लोग करेंगे। बीटाडीन गार्गलिंग भी करते हैं। ये सबसे कॉमनली है कि इसमें नेचुरल थेरेपी, जो नेचुरल जो ट्रीटमेंट है, जो पेड़ पौधा है या जो ये फूल का या जो काढ़ा भी जो बोलते हैं हिंदी में कि बसील, जो तुलसी बहुत अच्छा काम करता है, कोरिएंडर, लहसुन, प्याज इस तरह का सेवन किया जाता है। और इसमें बताया गया है कि जनरली ये 2 से 3 दिनों में सिम्पटम आता है। ये जो लक्षण है 2 से 3 दिन में बिगिन होता है और 1 सप्ताह के बाद एक्सपोज़र होने लगता है। और ये देखा गया है कि 1 वीक के बाद पूर्ण तरीके से आता है या 1-2 सप्ताह में ये खत्म भी हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सेल्फ रिज़ॉल्विंग है, जो पहले बोला गया, मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। वायरल फीवर ऐसे भी 2-3 दिन में खत्म हो जाता है। और जो आपने वायरस का नाम लिया, ये ऑब्वियसली को प्रिवेलेंट है, बट इट कैन बी क्यूरेबल। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग जो रेमेडी के होम रेमेडी जो कर सकते हैं, उसके लिए आप जनरली लोगों से कांटेक्ट थोड़ा-सा कम रखना है, प्लेंटी ऑफ वाटर लेना है, गर्म गुनगुना पानी जो कहा जाता है उसका सेवन करना है। और रेस्ट, वायरल फीवर में रेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट का कंप्लेन मसल एक हो सकता है, बॉडी एक जनरलाइज़्ड पेन होता है, तो इस तरह के सिम्पटम में रेस्ट इज़ वेरी मस्ट, सो दैट कि जो जो ब्रेन साइकिल है, जो जो थैलेमस से लेके पिट्यूटरी और पैंक्रियाज का जो एक्सिस है, वो एक्सिस बरकरार रहे, और सो दैट हम लोग कभी-कभी कोल्ड स्पंजिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं। कभी-कभी देखा गया है कि नहीं, स्नान नहीं करना है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। पेशेंट कैन बाथ, टेक बाथ विथ प्रिकॉशन, एंड उसके अलावा जो सनलाइट है, ये मैक्सिमम अगर होता है तो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ द सनलाइट। उसके बाद अवॉइड जो क्राउडेड प्लेस है, उस तरह की जगहों पर बेसिकली पेशेंट को मैं ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए, जो भीड़-भाड़ का जगह है, जहाँ की कॉन्टैक्ट की संभावना है। और स्मोकिंग या पॉल्यूटेड प्लेस, स्मोकिंग को एकदम से छोड़ देना है। जो एडल्ट्स वगैरह में अगर इस तरह की सिम्पटम आती है, लक्षण आती है, और जो भी हवादार जगह है, उस तरह के स्पेस में रहें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, फ्लूइड इनटेक इज मस्ट इन दिस केस फॉर द प्लेनिशमेंट, फॉर द जो वाइटल्स है उसके लिए। सो अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अब आपसे बोलना चाहूँगा कि जो आपके व्यूअर्स हैं, जो लोग हैं, इसके बारे में कुछ आप राय लें, तो सो दैट एक अच्छा आइडिया मिले। अभी हमारे सामने कुछ दर्शक लोग बैठे हुए हैं और ये लोग बताएँगे कि किस तरह से ये लोग अनुभव करते हैं ठंड के मौसम में, जो आस-पास के
वातावरण में जो है बच्चे लोग हैं या आस-पास बुजुर्ग लोग हैं, ये किस तरह से आप उसको सपोर्ट करते हैं कि ठंड में किस तरह से रहा जाए? खासकर जो जो बुजुर्ग जो कि 60-65 साल का उम्र है, तो इस कंडीशन में आप लोग क्या किस तरह से बचाव करते हैं घर में? बच्चों लोगों को किस तरह से आप बचाव करते हैं? तो फिर आप बताएँ। ठंड के दिनों में जैसे कि हम बुजुर्ग को कंबल में या स्वेटर हमेशा पहना के रखते हैं और उन्हें गुनगुना पानी पिलाते हैं। टेम्परेचर और कैसे माहौल में वो हैं, इसकी हम लोग देख-रेख करते हैं। ओल्ड एज में जितने भी लोग होते हैं ख़ास करके उन्हें अस्थमा का अटैक आ जाता है, साँस लेने में हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, जिससे कि उन्हें काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए विशेष करके ठंड में बुजुर्ग लोग का ध्यान रखना चाहिए और सुबह-सुबह ठंडे पानी से स्नान नहीं करें। जब भी सुबह में स्नान करें तो सबसे पहले पैर भिंगाना चाहिए, उसके बाद ही सर पे पानी गिराना चाहिए। जैसा कि बहुत बढ़िया। जैसा कि मेरे व्यूअर ने बताया, इन्होंने शेयर किया अपना अनुभव बच्चों को लेकर और बूढ़े को लेकर। एंड इट इज़ ए वेरी नेचुरल थिंग that the age below 5 years and above 65 years they are totally dependent on the attendant. वो उनका जीवन आश्रित है, वो आश्रित कहलाते हैं। एक तो केयर की ज़रूरत है और दूसरों को भी केयर की ज़रूरत है। जो बूढ़े हो चुके हैं, ठंड की वजह से हम लोग अक्सर सुना करते हैं कि ठंड की वजह से इनका देहांत हो गया, खास करके ओल्ड एज गाँव घर में हम लोग सुनते हैं कि सरकार की तरफ से अलाव की व्यवस्था हुई, आग की व्यवस्था है, उसके बावजूद भी गली शहरों में, अर्बन एरिया में लोग ठंड की वजह से मर जाते हैं। सब कुछ है उनके पास, लेकिन ठंड, गर्मी के दिनों में लू की वजह से और ठंडी के दिनों में ठंड की वजह से। तो ही इज़ वेरी पॉइंटेड आउट वेरी रिमार्केबल थिंग्स दैट द कंबल और द फॉर द चाइल्ड, माँ का जो स्नेह है, प्यार है, ये एक इम्यूनिटी का काम करता है। और अगर उसमें थोड़ी-सी भी कमी होती है तो बच्चा को निमोनिया और ब्रोंकाइटिस और कफ और कॉमन कोल्ड का सिम्पटम आता है और वो बहुत बुरे तरीके से प्रभावित होकर मर जाता है या मॉर्बिडिटी की ओर चला जाता है। ये बहुत ही कॉमनली पेपर में और न्यूज़ में सुनने को आता है। तो मैं इनके बातों को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अब करना क्या चाहिए, तो वही अगर घरेलू जो नुस्खा है, अगर पोमग्रेनेट या तुलसी का जो काढ़ा हम लोग जनरली बनाते हैं घरों में, ये बहुत ही गोल्डन आवर में बहुत ही बढ़िया काम करता है। बॉडी को, इम्यूनिटी को भी आगे ये कराता है। बच्चों में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि तुरंत एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनके नेचुरल इम्यूनिटी को डेवलप करने का समय देना चाहिए। अगर थोड़ा-सा भी अगर फीवर या कफ और कॉमन कोल्ड आ रहा है तो डायरेक्ट डोंट जंप ऑन द एंटीबायोटिक्स और ड्रग और मेडिकेशन, बिकॉज़ इट कैन हैम्पर द ग्रोथ ऑफ द इम्यूनिटी। एंड ये आगे चलकर बच्चे जब टेंडर एज में जाते हैं, जब एडल्ट होते हैं, एडोलेसेंट में जाते हैं, तो उनको प्रभावित करता है। तो जैसा कि डॉक्टर राहुल ने बताया, हम लोग को एक टेक होम मैसेज लेना है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ पेड़ पौधे जैसे यूकेलिप्टस वगैरह, अनार है, गुआवा है, जिंजर है, लेमन है, टैमारिंड जो बोलते हैं, अदरक वगैरह, इस तरह का सेवन, हल्दी वगैरह का सेवन दूध के साथ, ये काफ़ी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और जो कॉमन कोल्ड के सिम्टम है इसको प्रिवेंट कर सकता है, होने ही नहीं देगा। तो इस चीज़ को बढ़ावा देना है। आई एम वेरी हैप्पी विथ द पॉइंट ही इज एक्चुअली पॉइंटेड आउट, जो समाज में घटनाएँ घटती हैं, इस चीज़ को और भी बढ़ावा देना है। और इसके लिए सरकार की तरफ से भी हम लोग आग्रह करना है। ठंडा आ चुका है, आहट दे चुका है। सामाजिक कार्यकर्ता और सोशल वर्कर है। अक्सर हम लोग सुनते हैं झारखंड में और बिहार में मुखिया जी ने इतना कंबल बँटवा दिया, ये आग का वर्षा, तो दिस इज गुड थिंग्स, ऐसा हम लोग को करना है। ठीक है, थैंक यू। और कुछ बताया जाए? एक हमारे व्यूअर्स हैं जो कि वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, बताइए। ठंड में तो हम लोग देखते हैं कि लोग आग जलाते हैं और तापते हैं, बूढ़े लोग उससे भी अच्छा और मिलता है उनको अनुभव। गाँव में देखते हैं कि पुआल बिछाकर उस पे अपना बिछा के फिर लड़का या को सुलाया जाता है, बूढ़े लोग सोते हैं, सब सोते हैं, तो उससे भी मिलता है कि नहीं वो क्या सही चीज़ है कि नहीं, पुआल अपना बिछा के उससे गर्मी होता है। और ठंड में और क्या-क्या करना चाहिए अपने को और घरवाले को भी बचाने के लिए ठंड से? क्या और भी हम लोग करें और क्या
कैसे और ठंड से बच सकते हैं ताकि बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन उन्होंने पॉइंट आउट किया है। इट इज़ वेरी रिमार्केबल एंड इट इज़ वेरी साइंटिफिक जो गांव में होता है। इनके कहने का तात्पर्य था कि पुआल के ऊपर ज़्यादातर देखा है कि लोग बिछावन बिछा कर और उसके ऊपर सोते हैं। तो पहली बात कि गरीब भारत गरीबों का देश है और इस गरीबी में भी ठंडा से बचना है। ये पॉसिबल नहीं कि प्रत्येक घर में गवर्नमेंट जाकर कंबल और चादर दे दे, और चादर दे देना समस्या का समाधान नहीं है, कंबल दे देना समस्या का समाधान नहीं है। जो उनके नेचुरल हैबिटेंट्स है, जो उनकी दिनचर्या है, उसी में अगर वो मॉडिफाई कर लेते हैं तो बहुत हद तक ठंडे से बचा जा सकता है और बचा भी गया है। आज जो न्यूज़ आता है, पहले भी तो लोग ठंडा था, लेकिन उस दरमियान खेती हुआ करती थी। लोग पुआल में, मुझे याद है कि लोग खेत को और अपने खलिहान को देखभाल करने के लिए रात रात भर पुआल में सोया करते थे। खटिया बिछाकर, मचिया मचान बोला जाता था उसे, चारों तरफ से हवा आता था, ठंडी ठंडी हवा आती थी। उस दरमियान भी लोग सुरक्षित रहते थे। और आज इतना इलेक्ट्रिसिटी का, पावर की फैसिलिटी है, रूम हीटर है, वाटर हीटर है, इसके बावजूद भी आए दिन सुनने में आता हो कि फलाना का देहांत या मृत्यु या उसकी तबीयत खराब हो गई ठंडा की वजह से। तो मुझे लगता है कि जो नेचुरल उनकी आदत थी, अगर उनका जो नेचुरल जीने का तरीका था, उसी को अगर हम लोग बढ़ावा दे देते। आज पुलाव को जो लोग जला देता है और जलाकर पॉल्यूशन इतना आ जाता है कि उसको, पॉल्यूशन को दूर करने के लिए मैं सुना हूँ न्यू दिल्ली और बड़े-बड़े महानगरों में जो हवा है विषैला रूप ले लिया है। और उस पुआल का यूज़ होता था गाँव में, जहाँ की गाय, जो उनके मवेशी थी, भैंस, बकरी, वो ठंडा से भी बचते थे और खुद आदमी भी ठंडे से बचते थे। उसी को रूम को ही मॉडिफाई कर देते थे। इसमें साइंटिफिक मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आप देखते होंगे कि जो हम लोग का जो थर्मस वगैरह होता है, जो गर्म पानी का होता है, उसमें एक एयर चैम्बर होता है कि डायरेक्ट, और वो एयर कैसे काम करता है, वैक्यूम लेवल से काम करता है। तो पुआल में भी क्या होता है, पुआल, जो उस बच्चे ने भी बताया कि अगर वो पुआल चिपक जाता है तो उसमें जो गर्म करने की ताकत होती थी, क्षमता होती थी, वो कम जाता है। लेकिन जब पुआल में स्पेस होता था तो वो ज़्यादा गर्मी करता था। मेरा ये कहने का मतलब कि आज फर्स्ट दिन अगर आप सोते हैं तो बहुत अच्छा लगता है 2-4 दिन, और जैसे जैसे उसकी हवा खत्म होती जाती है, जैसे जैसे वो दब जाता है, तो उसमें फिर उतनी गर्माहट नहीं रहती है। तो उसमें होता क्या था साइंटिफिकली, जो फिजिक्स का है कि उसमें जो एयर स्पेस जितना ही ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा गर्मी करता था। इंसुलेटर का काम करता था, इंसुलेशन का काम करता था, ऑब्जर्वर करता था, हीट सॉकर का काम करता था। और यही चीज़, कई तरह का क्वेश्चन हम लोग बायोलॉजी में, फिजिक्स में पढ़ाई करते थे, जिसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके का करीब हुआ करता था। तो इट इज़ क्वाइट नेचुरल इफ यू यूज़ द fuel इन द नेचुरल वे एंड इफ आई इट विल बी प्रमोटेड, so naturally the death rate or morbidity due to cold in the village area will be minimized. Apart from that, ऐसे लोगों को, बड़े बुजुर्गों को, कुछ जो काढ़ा की बात हुई कि तुलसी का या कोरिएंडर का यूज करना है, इम्यूनिटी, बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ाना है, इस सब चीज़ों का ध्यान देना है हम लोगों को। अपार्ट फ्रॉम दैट, उनमें कैल्शियम की भी कमी पाई जाती है। कैल्शियम का जो, और विटामिन डी को भी सप्लीमेंटेशन के तौर पर देना है, आयरन सप्लीमेंटेशन के तौर पर देना है, और या इवियोन वगैरह की दवा आती है, सो दैट कि जो थोड़ी बड़ी कमी रह गई है, और बुजुर्गों में, बड़ों में जो जैसे जैसे एज के अनुसार वो कभी कभी हो सकता है कि वो किडनी के पेशेंट होंगे, लिवर के पेशेंट होंगे, तो फूड सप्लीमेंटेशन में दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि उनमें दर्द निवारक क्षमता या रोग निवारक क्षमता बढ़ जाए। और अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो इन्होंने बताया पुआल की बात, ये काफ़ी अच्छा काम करेगा। सो इट शुड बी वेलकम, शुड बी एलिवेटेड, शुड बी फॉलोड आउट। थैंक यू। वैसे लोग जो मेट्रोपॉलिटन में रहते हैं वो तो ठंड के बारे में अवेयर है कि किस तरह से ठंड में बचा जाए। तरह तरह के उनका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, हीटर हो गया या बहुत सारे जो कि उपकरण है, वो अपना वो लगा करके वो तरीके से ठंड का ये कर। लेकिन जो रिमोट एरिया में, जो सुदूर एरिया में विलेजर्स जो रहते हैं, तो फिर उन लोगों के लिए, जो अभी आप लोगों ने बताया बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया,
और हम ये जानना चाहेंगे कि इसमें जो है जो गरीब लोग हैं या जो रिमोट एरिया से जो बिलॉन्ग करते हैं, उन लोगों को खान-पान और डाइट वगैरह जो होता है किस तरह का देना चाहिए? वो आप लोग से हम जानना चाहेंगे। तो ठंड से जो खान-पान बचने के लिए जो है, जैसे कि ये आपका सरसों का साग वगैरह हो गया, अंडा का फ्री खाना होगा उबाल करके, और फिर जो है रोटी भी खाना अच्छा लगता है ठंडा के मौसम में। और बहुत सारा जो गर्मी की चीज़ जो खाने के लिए जो है, जिससे कि बॉडी हमारा हीट रहे, अच्छा रहे। और ठंड के दिन में जैसे कि हमें ये ख्याल रखना चाहिए हाउ टू मैनेज आवर टेम्परेचर इन अकॉर्डिंग टू वेदर। What I do, what I eat, it's very depend in this season. So हमें कभी भी खाना है ठंडा चीज वो भी खा सकते हैं, लेकिन दोपहर के समय में खा सकते हैं। सुबह में जब भी हमें पहला डाइट लेना है तो कोई भी ठंडा फ्रिज का सामान नहीं खाना है। फ्रिज का कोई सामान है उसे बाहर निकाल के 1 घंटा बाद ही खाना है, जिससे उसका टेम्परेचर डाउन हो जाए। नहीं तो तुरंत लेने से हो सकता है कि हमें खांसी, सर्दी या बुखार तक हो सकता है। फिर उसके बाद हमें लंच में कुछ भी ले सकते हैं। दही, ऐसा नहीं है, कितने लोग बोलते हैं कि ठंड के दिन में दही नहीं खाना चाहिए, बट खा सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठंड के दिन में विशेष करके जितना भी गर्म चीज है उसको लेना चाहिए, और रात के समय में कभी भी गलत, मतलब जो कि ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जो कि उसके विपरीत हो। देखिए पहले क्या बोलते हैं इसके, गर्मी में जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा पानी का सेवन करते हैं, लेकिन इसकी अपेक्षा आपका ये ठंड के मौसम में लोग पानी का सेवन बहुत कम करते हैं। जिस तरह मेरे शरीर को जितना पानी चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, इसलिए लोगों को चाहिए कि अधिक से अधिक ठंड के मौसम में गुनगुना पानी का सेवन करना चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है। और अभी जो जैसे हम लोग जिस क्लाउड में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, अ, आपका काम जैसे एनटीपीसी के अंदर अगल-बगल में लोग आपका पानी, आपका धूल का बहुत सारा धूल उड़ते हैं, है ना? तो ऐसी जगह में आपका पानी जो है आपका गंदगी हो सकती है, इसलिए ढक के उसे पानी रखना चाहिए। और अधिक से अधिक पानी का सेवन करना चाहिए लोगों को, ताकि हमारे शरीर में जो भी मेरे आवश्यकता है अ, उसको पूरी हो सके और अपना काम सही से कर, ठीक है। अभी जिस तरह का मौसम अभी बना रहा है, जैसे कोई ड्राइव व्राइव कर रहा है तो उसको स्वेटर पहन के निकलना चाहिए, कार में टोपी वोपी लगा के निकलना चाहिए। बस। आज बहुत अच्छी जानकारी मिली। इन्होंने जितना अच्छा बताया कि ये हम लोग को जब भी बाहर जाना है तब प्रोटेक्शन के साथ जाना है, घर में भी रहना है तब प्रोटेक्शन लेना है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बताना चाहूँगा कि पहले मैंने बोला कि गार्गलिंग या सूप या बसील या तुलसी का जो यूज करना है, और इसमें ऐड करना हो तो हाउ दे रियली गोइंग टू हेल्प। तो चिकन सूप में कई तरह के तत्व पाए जाते हैं, मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो रियली बहुत अच्छे काम करते हैं। न्यूट्रोफिल पर यह इनका एक्शन होता है। तो कुछ रेसिपी है जो कि अगर उसमें प्याज का, लहसुन का यूज किया जाए तो दे रियली गोइंग टू हेल्प। उस अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने जिंजर की बात की, अदरक वगैरह, इसमें क्या होता है कि काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट पाए जाते हैं जो कि एंटी इन्फ्लामेशन का भी काम करते हैं। और इसमें जो उनका जिंजर का जो रूट है, रूट में बहुत ही अच्छे तत्व पाए जाते हैं जो हेल्प करते हैं पेशेंट के इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी। अपार्ट फ्रॉम दैट हनी का यूज अगर किया जाए तो ये ऑलरेडी एक नेचुरल डेरिवेटिव है। इसमें कई तरह के इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, इनमें कई तरह का तत्व पाया जाता है, कई तरह के जो कि इम्यून सिस्टम को काफ़ी हद तक बढ़ावा करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट गार्लिक की मैंने चर्चा की, ये आपके कोल्ड की सिविरिटी को काफ़ी हद तक कम करता है, और रिसर्च से ये साबित हो चुका है। अमेरिकन कंट्री में एक इकाइनेशिया प्लांट होता है जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी है। अगर ये अवेलेबल है तो हम यूज कर सकते हैं। विटामिन सी, जो विटामिन सी की चर्चा हमने बार बार की, ये कई बार इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और ये जो इसका जो एम्पल सोर्स है वो गुआवा है,
एज यू नो। और जो आंवला जो बताया जाता है, कई तरह के फ्रूट्स है, सिट्रस फैमिली का जो फ्रूट्स है उसमें बहुत तरह का देयर आर एम्पल सोर्स ऑफ द विटामिन सी। अपार्ट फ्रॉम दैट द प्रोबायोटिक्स आर आल्सो वेरी फ्रेंडली। जो प्रोबायोटिक सैचेट में अवेलेबल हो हम लोग ले सकते हैं, और ये ठंड में बहुत काम करता है। अपार्ट फ्रॉम अगर कफ ज़्यादा हो गया तो गार्गलिंग करना है, नमक के सॉल्ट के साथ अगर गार्गलिंग करते हैं या बीटा गार्गलिंग करते हैं। अगर ये राइनोरिया है, अगर स्नीजिंग है, तो सलाइन नेजल इरिगेशन, अब नेजल जो ट्यूब है उसका इरिगेशन करना है, और वो क्या देखा जाए एब्जॉर्ब करता है कई तरह के जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उनको ये नष्ट करता है। टॉपिकली ऑइंटमेंट भी दे सकते हैं, ऊपर से ऑइंटमेंट दे सकते हैं, और ये जो उसका सिम्टम है सिम्टोमेटिक रिलीफ देगा। उसके बाद वाइल्स, कुछ वाइल्स है जो इसेंशियल वाइल्स कहता है, जैसे पूफा है, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, या पेपरमिंट बहुत ही अच्छा काम करता है। ह्यूमिडिफायर का हम लोग यूज कर सकते हैं। वार्म बाथ जो है ले सकते हैं, वार्म बाथ, चूँकि पेशेंट को कभी नहाने की इच्छा होती है, बेड रिडेन है, ही इज़ वेरी फीलिंग लेजी, मैलेज, सो ही कैन गो फॉर द बाथ, वार्म बाथ, गुनगुने पानी से नहा सकते हैं। और इसके बाद अगर तबीयत सीरियस हो जाता है तो वी डोंट हेजिटेट टू कंसल्ट आवर डॉक्टर्स। जो भी मेरे पर्सनालिटी हैं, जो भी हेल्थ वर्कर हैं, अगल बगल में जो भी लोग हैं, उनसे हम सेवा ले सकते हैं। और ये कई बार देखा गया है कि शुरू में अगर ट्रीटमेंट हो जाता है तो आगे चलकर कोल्ड को, जो कि इरिपेरेबल हो जाता है, ये घातक हो जाता है इंडियन सिनेरियो में, इससे बचा जा सकता है। तो समय रहते किसी भी विधा के डॉक्टर से हैं, चाहे आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, यूनानी है, देसी है, सिंधी है, कोई भी डॉक्टर से आप संपर्क में जाएँ। प्रत्येक विधा में, प्रत्येक पैथी में कुछ अच्छी-अच्छी ड्रग्स हैं, कोई अच्छी-अच्छी दवाएँ हैं, जो रियली इस तरह की बीमारियों को इम्यूनिटी बढ़ाकर या प्रिवेंटिव तौर पर बहुत हद तक वो ये मदद करता है। और नेचुरल चीज़ को तो बढ़ावा देना ही है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज़ थिंग्स। चाहे किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो मार्केट में अगर अवेलेबल है, तो हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। और जो एसेंशियल तत्व हैं उसको हमेशा लेते रहना है, इम्यूनिटी को कम नहीं करना है। थैंक यू। हम लोग, जैसे मेरा ये अनुभव है, हम रहते हैं तो देखिए थोड़ा ठंड में ज़्यादा मच्छर आ जाता है, क्योंकि हम अकेले रूम लेकर रहते हैं, वहाँ पे हम मिलाए हैं कि ठंड में मच्छर बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसका क्या कारण है? थैंक यू हमारे भाई ने और हमारे दर्शकों ने और भी जो व्यूअर्स ने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया, रेज किया। तमाम तरह की बातें हुई कि पुआल से लेकर ठंड तक और मच्छर तक की चर्चा हुई, और बड़े बुजुर्गों को कैसे रखना है। और हमारे जो कलीग हैं जो ड्राइविंग करते हैं, उन्होंने बताया कि ड्राइविंग के दरमियान क्या यूज़ करना है, हेलमेट यूज़ करना है, जो मैं टोपी या कैप जो बोलते हैं, या मफलर जो बोला जाता है, इस तरह की चीज़ों को कान को ढक के रहना है, ताकि जो न्यूरोनल सिम्पटम या न्यूरॉन्स हैं हमारे एक्टिवेट ना हो, उनका जो टेम्परेचर अप डाउन ना हो। इस तमाम तरह की बातें हुई। जहाँ तक मच्छर की पार्टिकुलर बात है, तो वी हैव टू यूज़ द मॉस्किटो नेट नॉट फॉर द कोल्ड और कफ। चूँकि कोल्ड में बताया गया है कि एक फीवर एक सिम्पटम होता है, और उस फीवर मच्छर के काटने से भी हो सकता है, तो ये कोमॉर्बिडिटी के तौर पर हो सकता है, दोनों एक साथ हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को हम लोग को प्रिवेंट करना है। और जैसा कि जो रेमेडीज़ बताया गया है, वो एक-एक करके मैं ये बताना चाहूँगा कि सब जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अपना ओपिनियन दिया है, ये सबको हम लोग को फॉलो करना है ट्रीटमेंट के तौर पर। और यही चीज़ होता है, इसके अलावा कोल्ड और कुछ नहीं है। जो 6-7 लोगों ने क्वेश्चन पूछा, जो एराइज़ किया, इस चीज़ को अगर हम लोग प्रिवेंट कर लेते हैं, तो कोल्ड से बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है। अगर इस तरह की चीज़ों को हम लोग खास तौर पर जो इम्यूनिटी बढ़ाने की बात हो रही है, कई बार देखा गया है कि एक ही व्यक्ति, एक ही टेम्परेचर में 3-4 लोग हैं, लेकिन एक को कोल्ड हो गया और दूसरे को नहीं हो रहा है। तो पर्सन टू पर्सन वेरिएशन हो जाता है। कई बार जो व्यक्ति काफ़ी कुछ ढके हुए हैं, लेकिन ही इज़ वल्नरेबल, उससे ही हो जाती है। और जो नहीं है, जो कम कपड़े का यूज़ कर रहा है, जो स्वेटर का यूज़ नहीं कर रहा है, उससे कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ आता है कि इसके पीछे क्या रीज़न है। तो इम्यूनिटी बहुत ही कॉमन टर्म है। जैसे जो व्यक्ति का डायबिटीज़ हो गया है, अगर लीवर खराब है, या किडनी पेशेंट है, या और भी किसी कारण से, तो उसमें इम्यूनिटी, और ज़ाहिर-सी बात है 65 के बाद ओल्ड एज में हो ही जाता है। जैसा कि डॉक्टर राहुल ने भी क्वेश्चन उठाया था बड़ों के बारे में, कि बड़े व्यक्ति
को कंबल से ढकना चाहिए, वो ज़्यादा वल्नरेबल, यस इज़ वल्नरेबल। उनको जिंकोविट दे सकते हैं, कैल्शियम दे सकते हैं, जिंक का सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं, और जिंक ऑक्साइड तो दिया जाता है। अगर उनको तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए तो उस तरह से भी इंजेक्शन के तौर पर दिया जाता है, एज यू नो, फॉर द इम्यूनिटी, जिंक यू नो फॉर द चाइल्डहुड एंड फॉर द ओल्ड एज ऑल्सो। इस तरह की चीज़ों को ऐसा देखा गया है कि दूध में अगर हम लोग हल्दी और मिला के देते हैं तो एक गांव में या वो घर में जो अर्बन इलाका है, जो विलेज इलाका है, जहाँ की दूध अवेलेबल है इजीली, और जहाँ के लोग ज़्यादा दिक्कत में हैं, वैसे लोगों को हम ये सब रेमेडीज देकर बहुत हद तक समस्या से ऊपर गिर सकते हैं। और जहाँ तक ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन की बात है, इसमें जांच कराया जा सकता है, तो सीबीसी, हीमोग्राम, अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं एक समय के बाद। तो इन चीज़ों को बहुत पैनिक तौर पर नहीं करना है, पेशेंट को पैनिक नहीं बना देना है। काउंसलेशन की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है कि नहीं, ये सेल्फ रिजल्विंग है, सेल्फ डायग्नोजेबल है, सेल्फ ट्रीटेबल है, और इसके लिए बहुत बड़े ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप प्रिवेंट कर सकते हैं। जब ठंडा का मौसम आ रहा है, नवंबर दिसंबर में जो पीक टाइम होता है, उस टाइम में अगर हम काफ़ी जो प्रिकॉशन बताया गया, क्राउडेड प्लेस पर, जैसा कि भाई साहब ने बताया, जो एनटीपीसी में काम करते हैं, जहाँ की क्राउडेड प्लेस है, अगर ये अपने अनुभव को शेयर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग उनके अनुभव से काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। और जैसा डॉक्टर चंदन ने भी बताया, ये वायरल इन्फेक्शन है, तो इनका जो वैज्ञानिक ज्ञान है, जो रिसर्च वाला ज्ञान है, जो, तो उस चीज़ को हम लोग पैनिक नहीं होंगे। जब ये वायरल है तो जाहिर सी बात है, फ्लू लाइक सिम्टम है, 2-3 दिनों में ये कम हो जाएगा। हाँ, अब जहाँ तक मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी की बात है, तो इसके लिए तब होता है जबकि मेरे यहाँ कुछ नहीं अवेलेबल है। तो वैसे केस में हम लोग को प्रिवेंट करने की बात है कि प्रिवेंट ऐसा कर दिया जाए कि वो समस्या आए ही ना, तो मॉर्टेलिटी बहुत हद तक कम हो जाएगी। हाँ, ओल्ड एज में कई तरह की बीमारियाँ होती हैं, तो एक एग्रावेटिंग सिम्पटम हो सकता है, चाहे हार्ट का पेशेंट हो, कई बार एमआई का उनका होता है कंप्लेन, कई बार ट्यूबरकुलोस पेशेंट है, कई तरह के दबाव पर रहते हैं, ग्रसित रहते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। तो कोल्ड एक एग्रावेटिंग फैक्टर का काम कर सकता है, ऑगमेंटेशन का काम कर सकता है, एंड सो उसको प्रिवेंट करना है। और प्रिवेंट कैसे करना है, जो नेचुरल पद्धति बताया गया, अगर उसको अपनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रिवेंट हो जाएगा। जो काढ़ा वसील, स्वीट वसील की बात हुई, यूकेलिप्टस की बात, पोमग्रेनेट की बात हुई, उसको हम लोग बढ़ावा दें, और भी जो नेचुरल सब्सटेंसेस है जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में है। थैंक यू, धन्यवाद।